बिहार के बेगूसराय में गैंग रेप की शिकायत लेकर थाने पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला ने आरोप लगाया कुछ रोज पहले उनका गैंग रेप किया गया था। 5 लोगों पर महिला ने आरोप लगाए। महिला का आरोप है जब वो एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची थी तो पुलिस ने उन्हें थाने से डरा धमकाकर भगा दिया था। बाद में वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उनकी जांच हुई तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। जांच के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट से गोली और लकड़ी का एक टुकड़ा निकला। पूरे इलाके में हंगामा हो गया। महिला के साथ हुई हैवानियत का पता चलने से लोग सहम गए। महिला और उनके परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। महिला के मुताबिक गैंगरेप की घटना के बाद वो सीधे थाने गई थीं। अधिकारियों को अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताने की कोशिश की थी। गैंगरेप में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी। महिला ने आरोप लगाया अधिकारियों ने उनकी बात तक नहीं सुनी थी। एक्शन लेना तो दूर, शिकायत तक दर्ज नहीं की थी। उल्टा डांट कर थाने से भगा दिया था। जब महिला शिकायत करने के लिए संबंधित थाने पर पहुंचती है तो वहां थाना अध्यक्ष के द्वारा और उसी के साथ डांट फटकार की जाती है और उसे थाने से भगा दिया जाता है, ऐसा महिला का आरोप है। पुलिस कह रही है 11 जून को घटना हुई थी। महिला ने पुलिस में जो बयान दर्ज करवाए उनके मुताबिक आरोपी उनके घर के बाहर घात लगाकर बैठे हुए थे। रात करीब 11:30 बजे 5 लोगों ने उन्हें घर के बाहर पकड़ लिया था। साड़ी से उनका मुंह बांध दिया था, हाथ पैर बांध दिए थे। चिल्लाने पर मारपीट शुरू कर दी थी। महिला का कहना है आरोपी उन्हें उठाकर वहां से दूर ले गए थे और फिर उनका गैंगरेप किया। वो रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, छोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी थी। महिला की गुहार पर उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। आरोप लगाई हैं और जो माननीय न्यायालय में बयान दिए हैं कि ये घटना 11 तारीख की घटना है। रात्रि की जब ये शौच करने गई थी तो कुछ लोगों ने घात लगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया है। फिर अगले दिन यानी 12 जून को महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। 17 जून को महिला एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हुई। इस बार जांच के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट से गोली और लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला गया। इनका कंप्लेन है कि इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इस महिला के मुताबिक 3 महीने पहले भी आरोपियों ने उनका रेप करने की कोशिश की थी। उन्हीं लोगों ने। उनका आरोप है शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई तब भी नहीं की थी और इस मामले में लापरवाही के आरोप में थाना अध्यक्ष को फिर पुलिस ने निलंबित कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बना दी गई। हालांकि काफी धरपकड़ के बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 6 साल के बच्चे ने अपने पिता की हत्या की गवाही दी। उसने पुलिस को बताया किस तरह उसकी मां ने उसके पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, मान लिया कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक 9 साल पहले मनीष नाम के व्यक्ति और निहारिका नाम की उस महिला की शादी हुई थी। दोनों का 6 साल का एक बच्चा है। मनीष के परिवार ने आरोप लगाया 3 साल से निहारिका का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले मनीष ने उन्हें उनसे बात करते हुए सुन लिया था, जिनको उनका प्रेमी बताया जा रहा है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और परिवार वालों ने आरोप लगाया इसके बाद निहारिका ने अपने पति के पेट में चाकू घोंप दिया। जिस वक्त यह घटना हुई उनका 6 साल का बेटा वहीं मौजूद था। उसने पूरी कहानी सुनाई कि उस वक्त क्या हुआ था, उसके मुताबिक क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पापा के हाथ में ऐसे ऐसे टोटल की थी और पेन में ऐसे चाकू मारा मम्मी ने और ऐसे कपड़ा पापा ने और मैं नंगे पैर पापा के साथ पुलिस स्टेशन गया। बच्चे के मुताबिक उसकी मां रात भर
उस व्यक्ति से बात करती थी जिन्हें उनका प्रेमी बताया जा रहा है। उसने कई बार अपनी मां को देर रात बात करते हुए देखा भी था, बच्चा कह रहा है। रात के भी बॉयफ्रेंड बात करती थी और ताल बड़े और मैं तोता लेता था और पापा भी तोते लेते थे। मनीष के परिवार वालों के मुताबिक करीब 3 साल पहले निहारिका ने जम्मू के रहने वाले एक लड़के से बातचीत करनी शुरू की थी और मनीष को इस बारे में पता चल गया था। उन्होंने निहारिका पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया इसी वजह से करीब 1.5 साल पहले निहारिका ने पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया था। हालांकि उस वक्त पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी निहारिका ने अपने जो प्रेमी बताए जा रहे हैं उस व्यक्ति से बात करना बंद नहीं किया था। तो परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या वाले दिन भी निहारिका उसी व्यक्ति से ही फोन पर बात कर रही थी और उसके कहने पर ही उन्होंने अपने पति को मार डाला। फोन द्वारा कहा होगा कि इसका काम तमाम कर दो, तो मनीष कह जाने कि क्या काम तमाम करने कहती, वो अपना किचन में गई। किचन में एक चाकू धारदार रखी हुई थी जो आती है, कांटा भी था, उसी को लेकर के आई और इस पर वार कर दिया। हत्या जब हुई 6 साल का बच्चा भी वहीं मौजूद था। पुलिस कह रही है उस बच्चे ने ही अपनी मां के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी मां ने सब कुछ कबूल भी कर लिया। उधर यूपी के कानपुर में हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा पर एक महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। औरैया की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि भूत प्रेत की बाधा हटाने के नाम पर बोतल बाबा ने उनसे छेड़छाड़ की थी। उन्होंने उन पर 40,000 रुपए ठगने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने अवैध तरीके से सेना की वर्दी बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अरबाज खान नाम का व्यक्ति चोरी छिपे ये काम पिछले कई दिन से कर रहा था। उसके पास से सेना की वर्दी को बनाने में इस्तेमाल होने वाला 2100 मीटर कपड़ा भी बरामद हुआ। गुजरात के भावनगर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ हुई रैगिंग के मामले में 6 सीनियर छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने उन्हें हॉस्टल खाली करने के भी आदेश दिए। उधर बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में जिस भरत तिवारी नाम के युवक की मौत हुई थी, उस पर बवाल नहीं थम रहा। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि एनकाउंटर से पहले भरत के हथियार डालने का एक वीडियो फिर सामने आया। उसके परिवार का कहना है भरत ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था। उसके पास जो पिस्तौल थी वो उसने पुलिस के सामने फेंक दी थी। भरत के परिवार ने आरोप लगाया हथियार फेंकने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और उसे गोली मार दी। लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और है। पुलिस का कहना है भरत ने उन पर गोलियां चलाने की कोशिश की थी पुलिस पर, और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी थी। जानबूझकर उसे गोली नहीं मारी गई थी। एनकाउंटर से पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें भरत पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल फेंकता दिखाई दिया। जमीन पर पिस्तौल फेंक दी थी उसने। पुलिस के आगे एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी वीडियो के आधार पर परिवार के लोगों ने पुलिस के एनकाउंटर करने पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस ने भरत की हत्या की। उसकी एनकाउंटर में मौत नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ उसे मारा। इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था, इन्होंने ऐसा किया। 17 जून को सुबह करीब 8:30 बजे ही हुआ। पुलिस ने भरत को पकड़ने के लिए उसके मकान को घेर लिया था। अधिकारियों का कहना है भरत ने अपने मकान की छत से उन पर गोलियां चलाई थी। बाद में वो घर से भाग निकला था। भागकर उस इलाके में पहुंच गया था जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया था। पीछे पीछे पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई थी। एक कच्चे रास्ते पर एक तरफ पुलिस की टीम खड़ी थी, दूसरी तरफ भरत था। हाथ में पिस्तौल लेकर अकेला खड़ा था। आसपास बाढ़ पीड़ितों के कुछ घर भी नजर आए। भरत पुलिस के सामने हथियार डालने की बात कहता सुनाई दिया। उसकी शर्त थी कि वो हथियार तभी डालेगा जब उसकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया जाएगा। ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
पुलिस की तरफ से उसे भरोसा दिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि उसकी हर मांग पूरी की जाएगी, हर बात मानी जाएगी, बस वो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे। पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए। ठीक है, मांगी पूरी होगी, चलो रखो उसको। भरत की कई मांगें थी। उसकी मांग थी बाढ़ पीड़ितों से अधिकारियों ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी मांग थी नेता, मंत्री और विधायक लोगों से झूठा वादा ना करें, लोगों से अगर करें तो हर हाल में उसे पूरा भी करें। वो पुलिस के सामने अपनी मांगों को बार बार दोहराता रहा था। पुलिस अधिकारी भी उसे भरोसा देते रहे कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा। हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए, हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे हैं रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। कुछ देर तक भरत और पुलिस अधिकारियों के बीच इसी तरह बातचीत होती रही थी। भरत के हाथ में पिस्तौल थी, इसी वजह से पुलिस की टीम आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को डर था कि कहीं भरत उन पर गोली चलानी न शुरू कर दे। इसलिए पुलिस के लोग दूर से ही उसे मनाने में जुटे थे। इस कोशिश में थे कि किसी भी तरह वो पिस्तौल को फेंक दे, लेकिन भरत अपनी जिद पर अड़ा था। उसे भरोसा चाहिए था कि उसकी हर मांग, हर बात मानी जाए और तभी वो पुलिस के आगे सरेंडर करेगा। पुलिस काफी देर तक उसे मनाती रही। भरत मान भी गया था, पुलिस के आगे हथियार डालने के लिए तैयार हो गया था। हथियार फेंकने से पहले उसने साफ किया कि अगर उसे धोखा दिया गया तो बाद में पुलिस के लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। इतना कहते ही उसने पुलिस के सामने जमीन पर पिस्तौल फेंक दी थी। भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। पुलिस का दावा है पिस्तौल फेंकने के बाद भरत ने दोबारा पिस्तौल उठाने और फायरिंग करने की कोशिश की थी। इसी वजह से उस पर एक्शन लेना पड़ा था, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसी दौरान उसके पैरों में गोली लग गई थी। यह सब कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों का कुछ और कहना है। उनका दावा है सरेंडर करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे गोली मार दी थी। बंदूक फेंके हैं, सब लाइव वीडियो में है, हम लोग देखे हैं। आप लोग आंख से नहीं देखे, हम लोग उधर थे, मार के बारे में भागे थे। हाँ, सब लोग खेत दिया। तो वहां से कौन लेकर के आया फिर भरत तिवारी को? वही पुलिस। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग ले आए, इधर लिया के 3 गोली मारे हैं। भरत के पिता के मुताबिक पुलिस ने उन्हें यह बताया था कि मुठभेड़ में भरत को पैर में गोली लगी है, वो बस घायल है और वो जल्द ठीक भी हो जाएगा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है, इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा वड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। एनकाउंटर में भरत की मौत हो जाने के बाद लोगों ने बवाल कर दिया। आरा बक्सर को जोड़ने वाले हाईवे पर जैम लगा दिया था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। दूसरी तरफ फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगने के बाद प्रशासन ने 4 पुलिसकर्मियों को फिर सस्पेंड कर दिया। इधर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में घोटाले के आरोप में पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा और जरूरी उपकरण की खरीद में 650 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे तो इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई। एंटी करप्शन ब्रांच ने डॉक्टर विनोद रंगा नाम के आरोपी को पकड़ा। वो उस एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं जो दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा और दूसरी चीजें खरीदने का काम करती है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया। इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली में पार्किंग फीस दुगनी हो जाएगी और प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना किसी भी गाड़ी को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सिख समुदाय के तीर्थ यात्रियों के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। उधर राम मंदिर में दान की चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि एसआईटी ने एक के बाद एक उनके कई करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा के बाद जांच टीम ने गोपाल राव से भी पूछताछ की।
वो भी चंपत राय के करीबी बताए जाते हैं। तीनों चंपत राय के करीबी बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक दान के पैसों की गिनती के काम में गोपाल राव भी शामिल थे। इन तीनों को चंपत राय का बहुत करीबी माना जाता है, लेकिन जांच में इनके नाम सामने आने के बाद चंपत राय भी सवालों के घेरे में आ गए। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से भी दूर रखा गया। सीएम अयोध्या दौरे पर पहुंचे तो मंदिर प्रशासन ने चंपत राय को उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ही गोपाल राव को राम मंदिर में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी बिना कोई आधिकारिक पद दिए। गोपाल राव किसी पद पर नहीं थे, लेकिन वो मंदिर से जुड़े कई बड़े फैसले लेते थे। वीवीआईपी पास तक वो जारी करते थे। माना जाता है राम मंदिर में उनका बहुत दबदबा था। सूत्र बता रहे हैं मंदिर से जुड़े सभी कामों में उनका दखल होता था। एसआईटी ने जांच के दौरान यही सवाल उठाया कि बिना किसी पद पर होने के गोपाल राव मंदिर से जुड़े फैसले किस हक से ले रहे थे। वो तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए वीवीआईपी पास तक जारी कर रहे थे। जांच टीम को ऐसे कई वीवीआईपी पास मिले जिन पर गोपाल राव का नाम लिखा था। मंदिर प्रशासन की तरफ से उनके नाम का जिक्र था। वीवीआईपी पास के जरिए ही श्रद्धालु विशेष सुरक्षा मार्ग से मंदिर में जाते हैं। बेहद संवेदनशील माना जाता है इसे। पास को जारी करने का अधिकार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को है, दूसरे सदस्यों को है। जिले के एसएसपी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद गोपाल राव को यह अधिकार मिला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में कहां क्या निर्माण होगा, कितना खर्च आएगा, किसे काम पर रखा जाएगा, ये सारे फैसले भी गोपाल राव ही लेते थे। तो सूत्र बता रहे हैं मंदिर के प्रबंधन में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी। दान के पैसों की जो गिनती होती थी उसमें भी गोपाल राव शामिल होते थे। मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब पत्थरों की खरीद में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। चंपत राय का करीबी होने के कारण ही मंदिर के कामकाज में उनका दखल बहुत बढ़ गया था, यह माना जाता है। सूत्र कह रहे हैं उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी मंदिर में रखवा दिया था, मंदिर के काम में, अलग अलग काम के लिए। एसआईटी उन सब से भी पूछताछ करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से ऐलान किया कि जल्द ही राम मंदिर में दान की चोरी का मामले का सच सामने आ जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनका नाम सामने आ जाएगा। उनके कार्यक्रम से चंपत राय को अलग रखा गया। सीएम ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे विपक्षी दलों को भी जवाब दिया। खासकर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया कि उसे राम मंदिर पर बोलने का कोई हक नहीं है। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। सीएम ने अपील की कि एसआईटी की जांच पर भरोसा रखिए। जांच पूरी जब तक नहीं होती किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 500 वर्ष इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध जारी रखा। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर के बाहर उसने नई होर्डिंग लगवा दी कि राम मंदिर में दान की चोरी के मामले को लेकर यूपी के लोगों में भारी नाराजगी है। बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दावा किया कि दान की चोरी के मामले का खमियाजा बीजेपी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उधर शिमला घूमने पहुंची एक विदेशी पर्यटक ने वहां फैली गंदगी देखकर लोगों से सफाई रखने की अपील की। विदेशी पर्यटक ने वीडियो बनाया, जंगल में फैली गंदगी पर चिंता जताई, मंदिरों के बाहर फैले कचरे पर चिंता जताई। हर जगह कचरा देखकर फैला देखकर वो भावुक हो गई वीडियो में। वहां के लोगों और पर्यटकों से वहां कचरा नहीं फैलाने की अपील की, गंदगी नहीं फैलाने की अपील की और शिमला को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। कि यात्रा के दौरान उन्हें कई जगह गंदगी दिखी, कचरा फैला नजर आया, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें सब फेंकी हुई नजर आई। Look, bottles. There is bottles, garbage everywhere, garbage, guys. हर तरफ फैली गंदगी को देखकर उन्होंने दुख जताया वीडियो में। लोगों से खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की। You are traveling by cars. Can't you keep your garbage inside your car and throw it in the hotel, home, wherever you see basket? भारत की संस्कृति पर बोलने की देवभूमि है,
पर्यटन स्थलों और मंदिरों के आसपास तो कूड़ा नहीं फेंका जाए। पर्यटन स्थलों और देवभूमि को स्वच्छ बनाए रखने की उन्होंने अपील की। 100 बात की एक बात यह कि हकीकत तो यह है कि हमें अपनी करतूतों पर शर्म नहीं आती। कोई करतूत दिखाए तब थोड़ी शायद आ जाती है, लेकिन करतूत दिखाने वाला कोई विदेशी हो तब तो आ ही जाती है शर्म। तो विदेशी ने दिखा दिया तो कर लीजिए शर्म। हिमाचल में एक विदेशी ने वीडियो बना दिया वहां फैली गंदगी पर, चिप्स के पैकेट, बियर की बोतलें हर जगह। अब विदेशी महिला दिखा रही, सब देख रहे हैं और अब भी दूसरों को कह रहे हैं कि देखो कैसी नाक कटवा दी। अरे दूसरों को दिखाने के लिए ही क्यों सफाई रखनी है, अपने लिए सफाई क्यों नहीं रखते ये सोचो ना। जहां कोई देख न रहा हो वहां सफाई क्यों नहीं रखते। एयरपोर्ट में चिप्स के पैकेट ऐसे ही बिना सोचे क्यों नहीं फेंक देते आप, रेलवे स्टेशन पर फेंक देते हो। एयरपोर्ट जैसा व्यवहार पूरे शहर में क्यों नहीं करते। एयरपोर्ट के इलाके से निकलते ही कौन सा भूत घुस जाता है शरीर में। एयरपोर्ट छोड़िए, मेट्रो में लोग ऐसे चलते हैं जैसे बेटी के ससुराल में आए हो, कहीं कुछ गंदा ना कर दें। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते क्या हो जाता है, सीसीटीवी कैमरे से ही डरते हो क्या, या फाइन से डरते हैं, या फितरत ही ऐसी है कि जहां थोड़ा लगा कि हाई फाई सा माहौल है हम सुधर जाते हैं, बाकी जगह फैल जाते हैं और फैला देते हैं। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के बांदा में हर साल पड़ने वाली भीषण गर्मी की वजह का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बांदा में हर साल पड़ने वाली भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारणों की जांच शुरू हो गई। कुछ वैज्ञानिकों की टीम वहां पर पहुंची और वैज्ञानिकों की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि बांदा में हीट वेव का असर दूसरे जिलों की तुलना में इतना ज्यादा क्यों होता है। विशेषज्ञों को यहाँ भेजा गया है जो अपना काम करेंगे और एक रिपोर्ट देंगे जिसके आधार पर हमारा जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो तय करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित एक मरीज को एक्सपायर हो चुकी दवा देने का आरोप लगाया गया। परिजनों ने यह आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की। इसके बाद अस्पताल के अधीक्षक ने दवा भेजने वाले स्टोर प्रभारी को पद से हटा दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलसी विच्चेलाल राजभर रेलवे के कार्यक्रम में बैठने की जगह नहीं मिलने पर नाराज हो गए और कार्यक्रम में शामिल हुए बिना ही लौट गए। उन्होंने डीएम और डीआरएम पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। उधर ओडिशा के मलकानगिरी में एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हुई तो हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, कर्मचारियों से बहस की। उन लोगों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने इलाज के समय लापरवाही बरती। डॉक्टर ने बात से इनकार किया। जिस महिला की मौत हुई वो गर्भवती थी, 1 महीने बाद उनकी डिलीवरी होने वाली थी। उन्हें एक सांप ने काट लिया था। उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, इलाज शुरू हुआ लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में उन्होंने हंगामा कर दिया। डॉक्टर के चेंबर के बाहर खड़े हो गए, उन्हें बाहर निकलने की धमकी देने लगे, चेतावनी देने लगे। हालांकि सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने उन्हें धक्का दे दिया, उनकी नहीं सुनी और फिर वो चेंबर के अंदर घुस गए, धक्का मुक्की करने लग गए। कुछ देर बाद वो डॉक्टर को पकड़कर बाहर ले आए। डॉक्टर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो लोग उन्हें खींचते रहे। आरोप लगाया कि उस डॉक्टर ने महिला का सही इलाज नहीं किया, इसी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि डॉक्टर और कर्मचारियों ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक उनका सही तरीके से इलाज किया गया था लेकिन महिला के परिवार वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कार्रवाई करने की मांग करते रहे। अस्पताल में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। एक कर्मचारी ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की तो लोग उनसे भी भिड़ गए, उनसे भी झड़प हो गई उनकी। कर्मचारी लगातार उन्हें समझाते रहे, शांत होने के लिए कहते रहे लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस बुला ली, तब जाकर हंगामा शांत कराया जा सका। तो 100 बात की एक बात यह कि डॉक्टरों को अगर अस्पतालों में लोग पीटते रहेंगे तो डॉक्टर क्यों काम करेंगे। अब ओडिशा के मलकानगिरी के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई तो परिवार वालों ने डॉक्टर को पीट दिया। महिला को एक सांप ने काटा था, सांप ने काट लिया था। डॉक्टर का कहना है उन्होंने कोशिश की थी लेकिन जान नहीं बचा पाए। परिवार का आरोप है इलाज ठीक से नहीं किया। लेकिन डॉक्टर को पीटने का क्या मतलब है।
ऐसे तो फिर डॉक्टर इलाज ही करना बंद कर देंगे तो आखिर नुकसान किसका होगा? महिला को सांप ने काट लिया था, डॉक्टर नहीं बचा पाए, तो ये परिवार वाले तो नहीं तय कर सकते ना कि क्या इलाज करना चाहिए था। अगर डॉक्टर ने मरीज को देखने में देरी की होती, देखते ही नहीं, इंतजार करवाते, ऐसा कुछ भी होता, तब भी आप शिकायत कर सकते थे। लेकिन इलाज ठीक नहीं किया, ये तो कोई दूसरा डॉक्टर ही ये तो तय कर सकता है। डॉक्टरों से मारपीट करके तो किसी डॉक्टर की लापरवाही हुई भी हो वो भी ढक जाती है, क्योंकि मुद्दा ही मारपीट बन जाता है। 100 बात की एक बात। उधर पंजाब के बठिंडा में शराब की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पंजाब के बठिंडा में एक शराब फैक्ट्री में एथेनॉल जमा करने वाले एक टैंक में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद वहां से मजदूरों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकदातु बांध परियोजना का विरोध किया। तमिलनाडु विधानसभा में इस परियोजना के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इस बांध के बनने से राज्य में पानी की समस्या हो जाएगी। लेबनान का मामला उधर फिर ईरान और अमेरिका के समझौते के बीच में पड़ता दिख रहा है। अमेरिका की सख्त नाराजगी के बाद भी इजरायल ने लेबनान में हमले नहीं रोके। एक बार फिर इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों में बमबारी कर दी। हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद करने का दावा करते हुए उसने बमबारी जारी रखी। लेबनान के भी 18 लोगों की जान चली गई। इजरायल का कहना है उसे भी नुकसान हुआ, उसके भी 4 जवान मारे गए। अमेरिका और ईरान में समझौता हुआ तो कयास यह थे कि लेबनान में भी लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि ईरान ने साफ कर चुका है ईरान कि वो अमेरिका के साथ हुए समझौते को तभी मानेगा जब लेबनान में भी इजरायल के हमले बंद होंगे, वहां भी सीज फायर लागू होगा। लेकिन इजरायल नहीं मान रहा और ऐसा हुआ ही नहीं। इसीलिए ईरान ने अमेरिका के साथ वो बैठक भी अचानक टाल दी, रद्द कर दी कि नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड में बैठक होनी। दोनों देशों के प्रतिनिधि वहां मिलकर चर्चा करने वाले थे। अमेरिका की तरफ से वहां उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जाने वाले थे, वो नहीं जा रहे। वो इजरायल पर भड़क गए। लेबनान में उसके हमलों की उन्होंने आलोचना की, लेकिन इजरायल रुकने को तैयार नहीं दिख रहा। उसके लड़ाकू विमान एक बार फिर लेबनान में गरजे और इस बार भी वहां बड़े पैमाने पर बारूद की बारिश कर दी। आसमान से जमीन के रास्ते भी इजरायल के सैनिकों ने हमले जारी रखे। टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों ने दक्षिणी लेबनान में भीषण धमाके किए और इजरायल के निशाने पर पहले की ही तरह लेबनान का दक्षिणी हिस्सा रहा। दक्षिणी हिस्से पर वो कब्जा करके रखना चाहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इजरायल की सेना ने वहां 20 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की। सबसे खतरनाक हमले नब्ते शहर में किए। इजरायल की फौज ने वहां एक एक कर कई मिसाइलें फोड़ डाली। लेबनान का नब्ते उसके दक्षिणी हिस्से में है, भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। वहां से इजरायल की सरहद महज 12 किलोमीटर दूर है। नब्ते के अलावा लेबनान के टायर शहर और बेका घाटी में भी जोरदार विस्फोट हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया इन हमलों के दौरान एक बार फिर आम लोगों को टारगेट किया गया और इजरायल की सेना ने 24 घंटे के अंदर 18 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। यह आरोप लगाया। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। लेकिन इजरायल की सेना ने लेबनान के आम लोगों पर हमला करने के आरोपों से इनकार किया। उसने साफ किया उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, उनके ठिकाने थे। इजरायल का दावा है पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमले किए, उसके एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली, 3 जवानों की जान ले ली। इसके जवाब में उसने लेबनान में हमले तेज किए। इजरायली सैनिकों की मौत हुई तो नेतन्याहू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने धमकी दी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। यानी इजरायल ने साफ कर दिया कि लेबनान में चल रही उसकी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, उसके हमले जारी रहेंगे, हमले होते रहेंगे। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इसे लेकर नाराजगी जता चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया था कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके फटकार लगाई थी, उन्हें पागल तक कह दिया था, सनकी तक कह दिया था, क्रेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इजरायल पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने इजरायल के उन नेताओं को निशाने पर ले लिया जिन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना की। जेडी वैंस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें इजरायल से हमदर्दी है
और इजराइल को यह बात समझनी चाहिए कि वो हर समस्या का समाधान मार काट और लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मतलब जिस अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लेबनान के मुद्दे पर उसने इजराइल से दूरी बना ली, उसे अकेला छोड़ दिया, ये दिख रहा है। लेकिन नेतन्याहू भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने दावा किया बीते 24 घंटे में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, उसके दर्जनों लड़ाकों को मौत की नींद सुला दी। नेतन्याहू ने इस बात की भी पुष्टि की कि हिजबुल्लाह के अटैक में इजराइल के एक लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हो गई, 3 सैनिकों की जान चली गई। और इसे लेकर नेतन्याहू ने धमकी दी कि दुश्मन ने जो किया उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री भी बेहद आक्रामक नजर आए। इतमार बेन गुविर ने पूरे लेबनान को जलाकर राख कर देने की चेतावनी दे दी कि इजराइल अमेरिका का सम्मान करता है, लेकिन इजरायली लोगों पर आंच आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। जब इजराइल में किसी मां के बेटे की मौत होगी और उसके आंसू निकलेंगे तो उसकी सेना लेबनान में हजारों शव बिछा देगी। वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां हजारों माओं को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। 100 बात की एक बात यह कि ईरान जंग में समझौता होगा भी या नहीं, यह अब लेबनान पर इजराइल के हमलों पर आकर टिक गया है। समझौते में साइन तो हो गए, लेकिन आगे क्या होगा? ईरान ने इसको मुद्दा बना दिया है, तो नेतन्याहू के लिए तो यह नाक का सवाल बन गया है। ट्रंप ने तो ईरान के साथ समझौता कर लिया, उसमें लोग भले ही अपने आकलन करते रहे कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन यह तो दिख रहा है कि कम से कम नेतन्याहू तो फायदे में नहीं है उस समझौते से। भले ही अमेरिका में लोग कह रहे हो कि नेतन्याहू के कहने पर ही अमेरिका को कूदना पड़ा अमेरिका के ईरान के साथ जंग में, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने समझौता किया है ईरान के साथ, उससे नेतन्याहू का तो अपने देश में जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए वो तो लेबनान में हमले पर हमले किए जा रहे हैं, उनके चुनाव सर पर आ गए, उनके चुनाव हैं, तो उनको तो इजराइल की पब्लिक को कुछ तो दिखाना होगा कि क्या हासिल हुआ इससे। तो वो लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं इस तर्क के साथ कि इस तरह से वो हिजबुल्लाह के हमले रोकेंगे। इजराइल के विपक्षी नेता नेतन्याहू को इस जंग में फेल करार दे रहे हैं कि ईरान मजबूत होकर निकला है समझौते से और इजराइल कमजोर होकर निकला है। ऊपर से अगर ईरान को अपनी फ्रीज की गई संपत्ति वापस मिल गई बातचीत के बाद, या उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई प्रतिबंध हटने से, तो वो तो इजराइल के लिए खतरा हो जाएगा। ट्रंप के तो नवंबर में जो चुनाव हैं वो संसद के हैं, राष्ट्रपति पद के तो 2 साल बाद होंगे, लेकिन नेतन्याहू के चुनाव तो सर पर आ गए। जंग तो शुरू की थी ईरान की सत्ता बदलवाने के लिए, वहां तो एक खामनेई के बाद दूसरे खामनेई आ गए। सत्ता परिवर्तन कहीं इजराइल में ना करवा दे ये जंग। 100 बात की एक बात, इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया। ईरान ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान से इंश्योरेंस करवाना होगा, तभी उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। यह इंश्योरेंस मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन उसने संकेत दिया कि बाद में ईरान इसके लिए फीस भी वसूल सकता है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखने का फैसला लिया। अमेरिका की नाकेबंदी हटने के बावजूद वो हॉर्मूज गलियारा तब तक नहीं खोलेगा जब तक इजराइल लेबनान से नहीं हट जाता। ईरान ने जहाजों को चेतावनी भी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक न जाएं। उधर G7 समिट के बाद ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया कि समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने की भीख मांग रही थी। तो जॉर्जिया मेलोनी ने भी पलटवार किया, उन्होंने ट्रंप की बातों को मनगढ़ंत बताया। और ट्रंप के इस बयान के बाद इटली के उप प्रधानमंत्री ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। 2 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर वो जाने वाले थे। ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी G7 समिट में शामिल हुए थे, एक दूसरे से बात करते नजर आए, फोटो खिंचवाते नजर आए। लेकिन G7 समिट के खत्म होने के बाद जब ट्रंप ने मीडिया से बात की तो उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया कि मेलोनी उनसे बात करके बहुत खुश होंगी, हालांकि उन्हें मेलोनी से बात करने की जरूरत नहीं थी। और फिर ट्रंप रुके नहीं, इसके बाद भी आगे कहा कि मेलोनी उनके साथ एक फोटो खिंचवाने की भीख मांग रही थी। वो फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन उन्हें मेलोनी के लिए बुरा लगा, इसलिए उन्होंने फोटो खिंचवा ली। तो ट्रंप का यह बयान आया तो मेलोनी भड़क गई। ट्रंप को जवाब देने में जरा भी देर नहीं की उन्होंने कि वो
कभी भीख नहीं मांगती, उन्होंने कहा। Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibite. Io e l'Italia non imploriamo mai. इटली के उप प्रधानमंत्री सुबह अमेरिका दौरे के लिए रवाना होने वाले थे, 2 दिन के अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे। ट्रंप का बयान आया, उन्होंने अपना दौरा ही रद्द कर दिया। 100 बात की एक बात यह कि चीन अब अपनी ट्रेनें आसमान से कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहा है। आसमान से भी नहीं, अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष से अपनी ट्रेनें चलाएगा चीन। वहां ऐसी प्लानिंग चल रही है। हम वंदे भारत ट्रेनें नए नए रूट पर और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है। लोग जानते ही हैं, गर्व भी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन चीन ने जो रास्ता पकड़ा वो भी देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे यहां क्या कमियां और उनके यहां तो वोट बैंकों की लड़ाइयां नहीं है इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो जानना भी अपने विकास का एक हिस्सा है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर लिया है। और अभी क्या है, 15 साल में 2008 तक चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग हमारे जैसा ही था। एक तरह से देखा जाए तो 21वीं सदी में यानी साल 2000 के आसपास से भारत ने हाईवे के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाने की रणनीति पर ज्यादा जोर दिया। चीन ने हाई स्पीड ट्रेनों पर जोर देने की रणनीति अपनाई, हाईवे भी बनाए, लेकिन ज्यादा फोकस हाई स्पीड ट्रेनों पर रखा। हमने रेलवे में निवेश किया, लेकिन ज्यादा फोकस हाईवे बनाने पर रखा। तो 2008 तक तो रेलवे नेटवर्क दोनों का लगभग एक जैसा था, लेकिन 2008 से चीन ने हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। हाई स्पीड मतलब वंदे भारत जैसी ट्रेनें नहीं। वंदे भारत तो 160 की स्पीड पर चलती है। चीन ने हाई स्पीड ट्रेनें बनाई 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली। वो भारत में अभी तक नहीं है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रही है, वो पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी भारत की जब चालू होगी। वो 500 किलोमीटर है, लेकिन चीन 2008 से शुरू करके 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क खड़ा कर चुका है और 2030 तक 60,000 किलोमीटर बना लेने का उसका प्लान है। भारत का तो पूरा रेल नेटवर्क ही 70,000 किलोमीटर का है, जबकि चीन 50,000 किलोमीटर तो हाई स्पीड यानी 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों का नेटवर्क बना भी चुका है। 2008 में दोनों देश बराबर थे, लेकिन अब देखिए चीन क्या करने जा रहा है। 350 की स्पीड पर ट्रेनें चलेंगी और कोई गड़बड़ी हो गई सिग्नल की या कोई भी तकनीकी खराबी आ गई या किसी ड्राइवर से चूक हो जाए तो सोचिए एक्सीडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। और चीन में हुआ भी था ऐसा। 15 साल पहले 2011 में वेंचाओ में एक जगह बिजली गिरी और सिग्नल सिस्टम का सर्किट जल गया। 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही थी, लेकिन सिग्नल जल गया तो एक ट्रेन सिस्टम में नजर ही नहीं आई और कंट्रोल सेंटर ने गलती से दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। 300 की स्पीड पर आमने सामने से दोनों ट्रेनें बढ़ गई। 40 लोग मर गए, 200 बुरी तरह घायल हो गए थे। चीन तब से इसका कोई तरीका ढूंढ रहा था कि ये बुलेट ट्रेनें जैसी ट्रेनें तो चला दी, पूरा चीन नाप दिया, लेकिन इनको चलाने का सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे करें। ऐसा सिस्टम हो कि बिना ड्राइवर के ट्रेनें चला सकें और उनके आपस में टकराने का कोई चांस ही ना हो, जैसे मेट्रो में होता है कई शहरों में। ट्रेन ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल रूम से चलती रहती है, लेकिन किसी शहर के मेट्रो में यह करना अलग बात है। बुलेट ट्रेन जैसी 350 की स्पीड पर चीन जैसे बड़े से देश में ये कैसे कर सकते हैं। तो अब उनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसका हल निकाला है कि सारी ट्रेनें जमीन से कंट्रोल ही ना हो, आसमान से कंट्रोल हो, अंतरिक्ष से। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी लो ऑर्बिट सैटेलाइटों को ट्रेन के आंख और कान बना दिया जाएगा। लो ऑर्बिट सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के काफी करीब अंतरिक्ष में चक्कर लगाती रहती है। जैसे कारों में जीपीएस सिस्टम में जानकारी सैटेलाइट से आती रहती है, या जैसे गूगल मैप्स पर आप फोन पर रास्ता देखते रहते हो, कुछ वैसे ही हर ट्रेन से सिग्नल लगातार सैटेलाइट की तरफ जाता रहेगा, वहां से सिग्नल आता रहेगा। ट्रेन की लोकेशन और स्पीड हर सेकंड अपडेट होती रहेगी। सैटेलाइट से यह जानकारी जमीन पर ट्रेनों के कंट्रोल सेंटर तक जाएगी। कंट्रोल सेंटर के कंप्यूटर लगातार देखते रहेंगे कौन सी ट्रेन कहां पर है, किस स्पीड पर, किस ट्रैक पर चल रही है, और इस तरह से वो पूरे देश की हर ट्रेन को देखते रहेंगे। हर ट्रेन को उस हिसाब से सिग्नल जाता रहेगा कि अभी रुकना है क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही है, या अभी फुल स्पीड पर इतने किलोमीटर तक चलते रहना है। पूरे टाइम टेबल के हिसाब से अंतरिक्ष से सारी ट्रेनें कंट्रोल होती रहेंगी। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। यह सब कुछ अंतरिक्ष से चलेगा, यानी बादल हो, बाढ़ हो, भूकंप आए, बिजली गिरे, कुछ भी हो, जमीन के सिग्नल सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
और आगे चलकर तो फिर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। सारी ट्रेनें अंतरिक्ष से ही कंट्रोल होती रहेंगी, बिना आपस में टकराए। ट्रैक पर लगे सिग्नलों की जरूरत ही नहीं, रास्ते के स्टेशनों पर लाल झंडी हरी झंडी का चक्कर ही नहीं। आंधी तूफान हो, कोहरा हो, बवंडर हो, कुछ भी हो, बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड वाली ट्रेनों का बादशाह तो बन ही चुका है चीन। अब इस खेल में इतना आगे निकल रहा है कि कोई पकड़ ही ना पाए उसे इस रेस में। चीन की तकनीक से दूसरे देश भी अपना रेल नेटवर्क बना रहे हैं। इंडोनेशिया हो या थाईलैंड हो, और भी कई देश अब रेलवे बनाने में चीन के भरोसे होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ट्रेनें हो, चीन ये सब जो विकसित कर रहा है, इन सब तकनीकों के जरिए दूसरे देशों पर अपना दबदबा भी बढ़ाता जा रहा है। 100 बात की एक बात। इधर हैदराबाद में संध्या थिएटर भगदड़ मामले में फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ समन्स जारी हुए। फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में समन्स जारी किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। 4 दिसंबर 2024 को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान थिएटर में भगदड़ मच गई थी। उसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उनका बेटा घायल हो गया था। गोवा में भारत का पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट ACV H561 कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। ये पानी, कीचड़, दलदली इलाकों और समुद्री तटों पर आसानी से चल सकता है। इससे समुद्री सुरक्षा और निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही बचाव अभियानों में भी तेजी आएगी।